हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन का वन शॉट रिवीजन लेक्चर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपनी चैप्टर का कंपनी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है शेयर एंड शेयर कैपिटल। हिंदी में बोले तो अंश एवं अंश पूंजी। आपको बता दें कि ये जो भी हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हिंदी मीडियम में फिलहाल ये रिकॉर्ड हो रहा है, थ्योरी का जो चैप्टर है। ठीक है सर, तो चलिए ध्यान दीजिए। पहला टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, ये हम लोग कोशिश करेंगे कि वन शॉट में ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दो लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। पहला ही टॉपिक लिखा हुआ है अंश पूंजी का अर्थ। अंश पूंजी का अर्थ, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। क्या अर्थ होता है? जैसा कि चैप्टर का नाम ही है अंश एवं अंश पूंजी, यानी कि शेयर एंड शेयर कैपिटल। तो इसमें जो अंश पूंजी है यानी शेयर कैपिटल है, इस शेयर कैपिटल का अर्थ क्या होता है, अंश पूंजी का अर्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं अंश पूंजी का अर्थ क्या होता है। तो लिखा है अंश पूंजी का अर्थ लिखा है कि अंश पूंजी से अभिप्राय कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी से है। अंश पूंजी का क्या अर्थ है? कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन पर प्राप्त पूंजी से है। जब कोई कंपनी अंशों को निर्गमित करती है और उससे कोई पूंजी प्राप्त होती है अंशों के रूप में, तो उसे ही अंश पूंजी कहा जाता है। ठीक है, अगला लिखा है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43। आप लोगों को धारा याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, ऐसे बोलिएगा, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी 2013 के अनुसार अंश पूंजी यानी इक्विटी एवं पूर्वाधिकार अंशों यानी प्रेफरेंस शेयर के निर्गमन से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि अंश पूंजी कहां से प्राप्त की जा सकती है? तो समता एवं पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि समता अंश या तो निर्गमित कर दीजिए या पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमित कर दीजिए, और उससे जो पैसे आएंगे, उससे जो पूंजी आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को अंश पूंजी कहेंगे। चलिए अगला टॉपिक लिखा हुआ है अंश पूंजी की प्रकृति। अंश पूंजी की प्रकृति क्या होती है? नेचर ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है? लिखा है कंपनी की दशा में पूंजी से आशय, पूंजी से आशय अंश पूंजी से है। देखिए सामान्य शब्दों में जो हम लोग अंश शब्द का प्रयोग करते हैं, जो पूंजी शब्द का प्रयोग करते हैं सामान्य व्यवसायों में, वही पूंजी कंपनी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी पूंजी को अंश पूंजी कहा जाता है, क्योंकि पूंजी को वहां पर छोटे छोटे अंशों में बांट दिया जाता है, इसीलिए उसका नाम अंश पूंजी हो जाता है। आगे लिखा है क्योंकि, देखिए वही बात यहाँ क्योंकि करके लिखा हुआ है, क्योंकि कंपनी अधिनियम में पूंजी शब्द के पहले अंश शब्द विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसीलिए उसको अंश पूंजी कहा जाता है। आगे लिखा है जो व्यक्ति या संस्था कंपनी में पूंजी प्रदान करते हैं उन्हें अंशधारी या अंशधारक कहा जाता है। जो भी व्यक्ति कंपनी में पूंजी प्रदान करते हैं उन्हें अंशधारी या अंशधारक कहा जाता है। आगे लिखा है अंशधारकों की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः सभी अंशधारकों के लिए पृथक पृथक अंश पूंजी खाता नहीं खोला जाता है, अतः एक समेकित या मिश्रित पूंजी खाता रखा जाता है जिसे अंश पूंजी खाता यानी शेयर कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। अंश पूंजी खाता यानी शेयर कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है सर, यानी कि जैसे आप लोग पार्टनरशिप पढ़ते होंगे जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग अलग खोला जाता है सभी पार्टनरों का, तो क्या कंपनियों में भी जितने मेंबर्स होंगे सबके लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा क्या? तो आंसर इज नो सर। यहाँ पर एक मिश्रित पूंजी खाता रखा जाता है जिसे अंश पूंजी खाता कहा जाता है। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक इसी में कहता है अंश पूंजी का आकार। अंश पूंजी आकार पर निर्भर करता है। कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित होती है। कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंशों में विभाजित होती है। कैसे विभाजित होती है? अंशों में विभाजित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, देखेंगे आगे लिखा हुआ है अगला टॉपिक इसी में अंश पूंजी का वर्गीकरण। ध्यान देंगे, लिखा है अंश पूंजी का वर्गीकरण। तो कैसे होता है वर्गीकरण? अंश पूंजी का वर्गीकरण कैसे होता है? क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कैसे होता है क्लासिफिकेशन? तो सबसे पहला जो टॉप पे आता है वो होता है अधिकृत पूंजी, अथवा उसको पंजीकृत अथवा नाममात्र पूंजी भी कहा जाता है, जिसको ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। तो लिखते हैं अधिकृत पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। यानी कि अधिकृत पूंजी क्या है? वो
पूंजी जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA शॉर्ट में बोला जाता है उसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको कंपनी का पार्षद सीमा नियम कहा जाता है, उसमें उल्लेखित होता है, मतलब उसमें लिखा होता है। इसे पंजीकृत पूंजी यानी रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। जो ये अधिकृत पूंजी है इसे ही रजिस्टर्ड कैपिटल या पंजीकृत पूंजी या नाममात्र पूंजी यानी नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दो उसमें से निकल के आते हैं, एक निर्गमित एक अनिर्गमित। तो निर्गमित पूंजी क्या होती है सर? तो निर्गमित पूंजी के बारे में, निर्गमित पूंजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं इशूड कैपिटल, लिखा है अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के सामने विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल कहलाती है। सिंपल सी बात है कि अगर जो भी रजिस्टर्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसमें से जितना कैपिटल पब्लिक को इशू किया जाता है विक्रय के लिए, सेल करने के लिए, उस शेयर को हम लोग क्या कहते हैं? उस शेयर को हम लोग निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल कहते हैं। अगला टॉपिक है, अभी दो कैपिटल के बारे में आपने पढ़ा, एक ऑथराइज्ड कैपिटल यानी सिंपल भाषा में कहें तो अधिकृत पूंजी, और दूसरा आपने पढ़ा निर्गमित पूंजी। अब अगला टॉपिक हमें इसी पर पढ़ना है कि अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं। अंतर पढ़ने के लिए जैसे कि हम हमेशा चर्चा करते हैं, जब भी अंतर कहेगा तो 3 कॉलम बनाएंगे, एक अंतर का आधार और 2 जिसके बारे में बोला है। तो चलिए, अंतर का आधार में पहला ही आधार लिखा है मीनिंग यानी अर्थ। तो अधिकृत पूंजी का क्या अर्थ है और निर्गमित पूंजी का क्या अर्थ है, अभी ऊपर आपने देखा, तो इसको वापस से पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, अगला लिखा है, दूसरा नंबर देखेंगे, प्रकटीकरण कहां और कैसे दिखाते हैं। तो प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्लोजर यानी प्रकटीकरण में लिखा हुआ है कि यह पूंजी, यह शब्द किसके लिए यहां प्रयोग किया गया है? ध्यान दीजिएगा, यह शब्द यहां प्रयोग किया गया है अधिकृत पूंजी के लिए या अंकित पूंजी के लिए। तो यह पूंजी यानी अधिकृत पूंजी कंपनी के पार्षद सीमा नियम में पूंजी वाक्य में दर्शाई गई होती है, पूंजी वाक्य में दर्शाई गई होती है। ठीक है सर। और दूसरा कहता है निर्गमित पूंजी के बारे में कि यह पूंजी कंपनी के पार्षद सीमा नियम में नहीं लिखी होती है। ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर बढ़ते हैं आगे लिखा है एक दूसरे से अधिक या कम। तो एक दूसरे से अधिक या कम, आप खुद सोच के बताइए कि कौन किससे अधिक या कौन किससे कम हो सकता है। तो अधिकृत पूंजी सबसे ऊपर होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो वही बात लिखा है कि अधिकृत पूंजी के बारे में कि यह निर्गमित पूंजी के बराबर या अधिक होती है, या तो बराबर हो सकते हैं या अधिक हो सकती है, लेकिन जो निर्गमित पूंजी है यह अधिकृत पूंजी के बराबर या कम होती है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है निर्धारण के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में। तो लिखा है अधिकृत पूंजी का निर्धारण वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी जो अधिकृत पूंजी होता है, जो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, वो वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वर्तमान में कितनी आवश्यकता है और भविष्य में कितनी हमारी आवश्यकता पड़ सकती है, उसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि हमारा अधिकृत पूंजी क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। जबकि निर्गमित पूंजी का निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, ना कि फ्यूचर, ना कि भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। ध्यान रखेंगे कि निर्गमित पूंजी अभी कितना पैसा जरूरी है उसको ध्यान में रखकर इशू किया जाता है, मतलब कि ध्यान में रखकर किया जाता है, और जो अधिकृत पूंजी है वो भावी आवश्यकताओं को, फ्यूचर में होने वाले नीड्स को ध्यान में रख करके किया जाता है। चलिए सर, इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म हुआ जिसका नाम था डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल, यानी कि अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में अंतर खत्म हुआ। तीसरा नंबर पूंजी पे आ जाते हैं। अब तीसरा नंबर पूंजी का नाम है प्रार्थित या अभिदत्त या अंशदान पूंजी, यानी इंग्लिश में बोले तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होता है ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी हिंदी में बोले तो प्रार्थित पूंजी ज्यादा शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रार्थित पूंजी शब्द जो है ये ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है हिंदी में। तो लिखेंगे निर्गमित अंशों का वह भाग जिसके लिए जनता से प्रार्थना पत्र, जनता से, यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, जनता से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। यानी कि अगर जनता प्रार्थना पत्र भेजी है कंपनी को, तो जितने अंशों पर प्रार्थना पत्र आया है उसी को प्रार्थित पूंजी
कहते हैं, यानी वही प्रार्थित पूंजी कहलाती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाता है। चौथा नंबर लिखा है याचित पूंजी यानी मांगी गई पूंजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है सर, तो ये याचित पूंजी या मांगी गई पूंजी क्या होती है, आपको बता दें कि जो हम लोग डेफिनेशन अभी देख रहे हैं एग्जामिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट आता ही आता है इसमें से। ठीक है सर, चलिए ध्यान दीजिए, लिखा है कि निर्गमित व प्रार्थित पूंजी, निर्गमित व प्रार्थित पूंजी का वह भाग, यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग जो आवंटित अंशों पर विभिन्न याचनाओं द्वारा अंशधारियों से मांगा जाता है, उसे ही याचित पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, या कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है, यानी कि याचित पूंजी कहलाता है। मतलब जितना सब्सक्राइब होके आया है, जितना प्रार्थित पूंजी हमारे पास आया है, उसी प्रार्थित पूंजी में से अब हम कुछ पूंजी को क्या करेंगे, याचना करेंगे, याचित करेंगे, मांगेंगे पैसा, आगे का पैसा मांगेंगे, उसी को हम लोग याचित पूंजी या मांगी गई पूंजी कहते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। ठीक है सर, चलिए पांचवा नंबर कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल, यानी हिंदी में बोले तो प्रदत्त या चुकता पूंजी। नाम से ही स्पष्ट है कि जितना अंशधारियों के द्वारा प्राप्त होगा उसे ही पेड अप कैपिटल या प्रदत्त या चुकता पूंजी कहा जाएगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त होता है उसे प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी कहते हैं। ठीक है सर, तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है कि जितने भी कॉल किए गए हैं यानी याचनाएं की गई हैं कंपनी के द्वारा, उन याचनाओं पर जो भी पैसा कंपनी को मिला है, उन्हीं पैसों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी, इंग्लिश में बोले तो पेड अप कैपिटल कहते हैं। ठीक है सर, प्रदत्त पूंजी की वास्तविक अंश पूंजी, प्रदत्त पूंजी ही यहाँ ही होना चाहिए, प्रदत्त पूंजी ही वास्तविक अंश पूंजी होती है। मतलब जो पेड अप कैपिटल होता है उसी को एक्चुअल कैपिटल कहा जाता है कंपनी का, और वही बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में एक्चुअल अमाउंट के रूप में दिखता है एज अ लायबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला भी प्रयोग किया गया है, ये भी एग्जामिनेशन में आ जाता है, इसको याद रखिएगा। पेड अप कैपिटल बराबर कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर, यानी जितना कॉल किया गया था उसमें से कुछ लोगों ने नहीं दिया, उसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आया उतना पता चल जाएगा, पेड अप कैपिटल पता चल जाएगा। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं अगले कैपिटल के तरफ, जिसका नाम है अयाचित पूंजी यानी अनकॉल्ड कैपिटल। तो कहता है अविदत पूंजी का वह भाग जो अभी मांगा जाना बाकी है, नाम से स्पष्ट है अयाचित यानी अनकॉल्ड, अभी कॉल नहीं किया गया है, अभी अयाचित है, अभी उस पर याचना नहीं किया गया है, मतलब पैसा अभी मांगा नहीं गया है, ऐसे पूंजी, जितने पूंजी पर अभी पैसा नहीं मांगा गया है, उन्हीं पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं, अयाचित पूंजी कहते हैं, वही पूंजी अयाचित पूंजी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, और अगला पूंजी का नाम है संचित या आरक्षित पूंजी, इंग्लिश में बोले तो रिजर्व कैपिटल। क्या होता है सर, तो लिखा हुआ है संचित या आरक्षित पूंजी न मांगी हुई पूंजी यानी अनकॉल्ड कैपिटल का वह भाग है जिसे कंपनी के समापन के उद्देश्य से आरक्षित किया गया है। मतलब सिंपल भाषा में हम कहें तो अनकॉल्ड कैपिटल जो होता है जिसमें से कुछ पैसे नहीं मांगे गए हैं, उनमें से कुछ पैसे हम लोग, कुछ पैसे को तो आगे चल करके मांगते हैं, बट उसमें से भी कुछ हम बचा लेते हैं तब मांगने के लिए, जब कंपनी बंद होगी तब उस समय पर पैसों की जरूरत होगी तो उस समय मांगा जाएगा। उस पूंजी को, उस कैपिटल को संचित या आरक्षित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। अनकॉल्ड कैपिटल का वह भाग जो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखिएगा फिर से दोहराते हैं अच्छे से, अनकॉल्ड कैपिटल का यानी कि न मांगी हुई पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है, उस पूंजी को संचित या आरक्षित पूंजी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये बार बार आप जब कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कीजिएगा जब इस चैप्टर का, तो देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा होगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 8 पे, यानी अगला पूंजी जो है, हम लोग एक्चुअली क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं यानी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं पूंजी का, जिसमें 8वां वर्गीकरण है अनिर्गमित पूंजी, अनइश्यूड कैपिटल। ठीक है सर, तो ये क्या होता है देखेंगे, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे अभिदान हेतु जनता को प्रस्तावित या आमंत्रित नहीं किया गया है, उसे ही अनिर्गमित पूंजी यानी अनइश्यूड कैपिटल कहा जाता है। मतलब सिंपल सी बात, जो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, अधिकृत पूंजी होता है, उसमें से कुछ पूंजी जनता से मांगा जाता है पैसा, और कुछ पूंजी पर पैसा नहीं मांगा जाता है। तो जितना अभी पूंजी पर पैसा नहीं मांगा गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनिर्गमित पूंजी यानी अनइश्यूड कैपिटल कहते हैं। क्लियर है बात?
चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक जो है वो लिखा हुआ है अधिकृत या पंजीकृत या नामात्र अंश पूंजी यानी ऑथराइज, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। जिन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे के सारे यहाँ पर क्या किए गए हैं, एक पैराग्राफ बना करके, एक ग्राफ बना करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या कहता है ग्राफ, जरा इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है सर, चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए जो यहाँ पर अधिकृत पूंजी, नामात्र पूंजी, जो भी पूंजी है, अधिकृत पूंजी कह लीजिए, पंजीकृत पूंजी कह लीजिए, नामात्र पूंजी कह लीजिए, उसके अंतर्गत ही ये सारी की सारी पूंजी आते हैं। तो एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। क्या है ग्राफ, जरा इसको देखने का प्रयास करेंगे। इस ग्राफ में समझाया गया है, उम्मीद करते हैं ग्राफ आपको बेहतर तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में अच्छे प्रकार से दिखाया गया है कि एक अधिकृत या पंजीकृत या नामात्र अंश पूंजी जो होता है, ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल कह लीजिए, वो उसी में से ये दो कैपिटल निकलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल यानी निर्गमित पूंजी, और दूसरे को बोलते हैं अनिर्गमित पूंजी। तो ये अनिर्गमित, ये निर्गमित हुई ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी, आगे तो बढ़ती नहीं है। तो फिर ये जो इशूड कैपिटल है यानी निर्गमित पूंजी है, अब इसी का दो हिस्सा बनता है, निर्गमित पूंजी का दो हिस्सा बनता है। एक को बोलते हैं अविदत्त पूंजी और दूसरे को बोलते हैं गैर अविदत्त पूंजी, यानी कि जो हम लोगों ने इशू किया है उसमें से कुछ सब्सक्राइब होगा और कुछ हो सकता है सब्सक्राइब नहीं होगा। तो अब जो सब्सक्राइब होगा यानी अविदत्त पूंजी होगी, उसमें से दो कैटेगरी बनेगा। एक जो सब्सक्राइब आया है उसमें से हम आगे कुछ को कॉल करेंगे और कुछ को कॉल नहीं करेंगे। जिसको कॉल करेंगे उसको याचित पूंजी कहा जाता है और जिसको कॉल नहीं करेंगे उसको अयाचित पूंजी कहा जाता है। ठीक है, अब फिर ये याचित पूंजी जो है यानी जिसको कॉल किए हैं, इसमें से दो निकलता है। याचित पूंजी यानी जितना हमने पैसा मांगा है पब्लिक में, उसमें से कुछ लोग पैसा देंगे और कुछ लोग पैसा नहीं देंगे। जितने लोग पैसा देंगे उसको पेड अप कैपिटल यानी प्रदत्त पूंजी कहा जाएगा, और कुछ लोग पैसा नहीं देंगे उसको बकाया पूंजी यानी कॉल्स इन एरियर कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अनकॉल्ड कैपिटल है इसमें भी दो कैटेगरी बनता है। अनकॉल्ड कैपिटल में यानी अयाचित पूंजी में भी दो प्रकार की पूंजी बनती है। एक बनता है असंचित पूंजी जिसको अनरिजर्व कैपिटल कहा जाता है, और दूसरा बनता है रिजर्व कैपिटल जिसको संचित पूंजी कहा जाता है। मतलब कुछ को संचय करके रख लिया जाता है, कुछ पूंजी को। ये पूंजी तब मांगा जाएगा जब हमारे कंपनी का समापन होगा। यही बार बार पूछा जा रहा था रिजर्व कैपिटल के बारे में कि वो कौन सा कैपिटल है जो कंपनी के समापन के समय पर मांगा जाता है। तो वो होता है संचित पूंजी, जो अनकॉल्ड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। क्लियर है बात? तो ये था आपका पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल या क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इतने प्रकार से हमें पढ़ने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा कहता है, ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, जूम करके एक बार फिर से इसको देख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कैपिटल का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अधिकृत पूंजी, उसमें फिर दो निकला, इशूड और अनइशूड, फिर उसमें से दो निकला, इशूड में से सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब, फिर सब्सक्राइब में से दो निकला, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड, फिर कॉल्ड अप में से दो निकला, पेड अप और कॉल्स इन एरियर, और फिर अनकॉल्ड में से दो निकला, अनरिजर्व और रिजर्व। चलिए सर, तो देखिए अभी हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, मतलब लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था पूंजी में संचित पूंजी के बारे में, यानी रिजर्व कैपिटल के बारे में। तो देखिए जो रिजर्व कैपिटल संचित पूंजी है उसी से संबंधित एक और शब्द आता है जिसको पूंजीगत संचय कहा जाता है। देखिए देखने में लगभग दोनों सेम दिखेगा, संचित पूंजी और पूंजीगत संचय, नाम एक ही जैसा लग रहा है, बस उल्टा कर दिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर हिंदी में भी अगर इंग्लिश में भी कहे तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, ये भी दोनों देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही बस एक वर्ड आगे पीछे का अंतर है। बल्कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि दोनों सेम तरीके से दिख रहा है, इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर टॉपिक लाया गया है कि ये कंफ्यूजन दूर ही हो जाए। क्योंकि पिछले बार एग्जामिनेशन में पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, संचित पूंजी और पूंजीगत संचय में अंतर क्या है। तो इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। देखिए आपने देखा कि जो संचित पूंजी है यानी रिजर्व कैपिटल है, ये अनकॉल्ड कैपिटल का हिस्सा होता है। लेकिन जो पूंजीगत संचय है ये कैपिटल का हिस्सा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि ये तो एक तरह का प्रॉफिट है, एक तरह का लाभ है। किस तरह का लाभ है आइए जानते हैं। लिखा हुआ है, देखेंगे लिखा हुआ है पूंजीगत संचय के बारे में लिखा है कि पूंजीगत संचय से आशय उस संचय से है, पूंजीगत संचय से आशय उस संचय से है जो पूंजीगत लाभों अर्थात सामान्य लाभों के अतिरिक्त, यानी सामान्य लाभ नहीं, सामान्य लाभों के अतिरिक्त। किस तरह के लाभ?
पूंजीगत लाभ। किस तरह के लाभ? पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभों से यानी सामान्य लाभों के अतिरिक्त लाभों से बनाया जाता है, यानी पूंजीगत लाभों से बनाया जाता है, सामान्य लाभों से नहीं बल्कि पूंजीगत लाभों से बनाया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजीगत संचय बोलते हैं। कहता है कि पूंजीगत संचय को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय तथा आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। ठीक है सर, संचय तथा आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। आगे लिखा है पूंजीगत संचय का उपयोग अंशधारियों को लाभांश बांटने के लिए नहीं किया जा सकता, लाभांश बांटने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका उपयोग पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने एवं बोनस अंश के निर्गमन के लिए किया जा सकता है। बेहतर ये टॉपिक है, एक बेहतर सा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कर लीजिए। सिंपल शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो पूंजीगत संचय से आशय उस संचय से है जो पूंजीगत लाभों से बनाया जाता है। पहली बात क्लियर। ये चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तीसरा, यह डिविडेंड बांटने यानी कि यह जो है पूंजीगत संचय जो है ये डिविडेंड बांटने यानी अंशधारियों को लाभांश बांटने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इससे क्या किया जा सकता है सर? इससे पूंजीगत प्रकृति का हानि का निपटारा किया जा सकता है और बोनस अंशों के निर्गमन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये 4-5 पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में अगर आएगा तो आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और आगे साथ ही साथ यहां पर लिखा है उसी के बारे में, पूंजीगत संचय के बारे में, कि जो पूंजीगत संचय है उसका निर्माण निम्न लाभों से होता है, यानी कौन कौन से ऐसे लाभ हैं, कौन कौन से ऐसे पूंजीगत प्रकृति के लाभ हैं जिनसे ये पूंजीगत संचय का निर्माण होता है। तो पहला, अस्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ, अस्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ। दूसरा कहता है अस्थायी संपत्तियों की बिक्री से लाभ। तीसरा कहता है अंश एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम। आप गौर से देखेंगे कि ये जो भी शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, वाक्यांश यहाँ लिखे हुए हैं, जिन लाभों के बारे में यहाँ कहा जा रहा है ये सभी के सभी लाभ पूंजीगत प्रकृति के लाभ हैं। और जो शब्द है पूंजीगत लाभ, इनके बारे में आप बेहतर तरीके से पहले भी जान चुके होंगे। पूंजीगत लाभ का मतलब ऐसे लाभ जो सामान्य व्यवसाय में नहीं होता है, वो किसी अलग प्रकार से किया जाता है और कभी कभी होता है, व्यवसाय में हमेशा नहीं होता है बल्कि वो कभी कभी होता है। ऐसे लाभों को पूंजीगत लाभ कहा जाता है। ठीक है, जैसे अस्थायी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। बताइए, पुनर्मूल्यांकन हमेशा तो होता नहीं है, कभी कभार होता है जब पुनर्गठन होता है। तो आगे अस्थायी संपत्तियों की बिक्री। बताइए, कोई अस्थायी संपत्ति है उसकी बिक्री हो जाए तो क्या ये सामान्य है? क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ये हमेशा नहीं होता, ये भी पूंजीगत प्रकृति का है। ठीक है। तीसरा कहता है अंश एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम। अगर कोई शेयर या डिवेंचर इशू किया जाता है, अंश या ऋण पत्रों को प्रीमियम पर इशू किया जाता है, तो उससे जो प्राप्त होता है प्रीमियम का पैसा, वो प्रीमियम का पैसा भी हर बार नहीं मिलता है, हर बार शेयर डिवेंचर्स को इशू नहीं किए जाते हैं, इसलिए उसका पैसा भी क्या कहलाएगा? पूंजीगत प्रकृति का लाभ कहलाएगा। और इन ऐसे ही और भी लाभों के बारे में लिखा है, जैसे ऋण पत्रों के शोधन पर प्राप्त लाभ, व्यापार को क्रय करने पर लाभ, अंशों की जब्ती एवं पुनः निर्गमन से प्राप्त लाभ। ये सभी के सभी जो लाभ लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी लाभ पूंजीगत प्रकृति के लाभ हैं और इन्हीं से पूंजीगत संचय का निर्माण किया जाता है। क्लियर है बात? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लिखा हुआ है संचित पूंजी और पूंजीगत संचय में यानी डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। अब देखिए, जैसा कि हमने अभी भी कहा था टॉपिक शुरू करने के पहले ही कि डिफरेंस आया था एग्जामिनेशन में, वो यही डिफरेंस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही टॉपिक हम लोगों ने डिटेल में जान लिया है कि सर रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, यानी संचित पूंजी और पूंजीगत संचय में अंतर क्या है, ये अगर करना है तो इसके लिए हम लोगों ने दोनों ही टॉपिक यानी संचित पूंजी क्या होता है और पूंजीगत संचय क्या होता है, ये दोनों ही टॉपिक हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। तो आप चाहें तो आसानी से डिफरेंस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि डिफरेंस की अगर हम चर्चा करेंगे तो 1, 2 और 3 और 4 डिफरेंस, यहां पर 5 डिफरेंस लिखा हुआ है, 5-6 डिफरेंस लिखा हुआ है और सभी के बारे में लगभग हम लोगों ने कर लिया है। आप आसानी से इसको देख लीजिए, इस डिफरेंस को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है सर, बहुत डिटेल में हम लोगों ने टॉपिक को देखा, उसी टॉपिक को यहाँ पर डिफरेंस के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया है। तो पहला अर्थ में जो अर्थ हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था वही अर्थ समझाया गया है। ठीक है, दोनों का। उसके बाद अर्थ के बाद प्रस्ताव के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि रिजोल्यूशन इसका क्या होता है। उसके बाद
तीसरा नंबर बताया गया है लेखांकन कैसे होता है, अकाउंटिंग कैसे होता है दोनों का। उसके बाद यूज बताया गया है, चौथा नंबर यूज कैसे होता है, प्रयोग कैसे होता है दोनों का। उसके बाद अनिवार्यता के बारे में बताया गया है कि मैंडेटरी कैसा है, कितना है। उसके बाद प्राप्त की गई राशि यानी रिसिप्ड अमाउंट के बारे में बताया गया है कि ये रिसिप्ड अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो सर ये था डिफरेंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। ये दोनों ही टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था, हो सकता है इस बार एग्जाम में भी आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था जिसका नाम था अंश पूंजी अब पूरी तरह से समाप्त होता है। और अंश पूंजी समाप्त करने के बाद अब हम लोग टॉपिक पर आए हैं अंश के बारे में। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम आप अगर गौर से देखें तो हमारे चैप्टर का नाम जो था वो था, चैप्टर का नाम था अंश एवं अंश पूंजी, अंश एवं अंश पूंजी, जिसमें से अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ अंश पूंजी के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? अंश पूंजी के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अंश के बारे में, यानी कि अभी तक शेयर कैपिटल पढ़ रहे थे और अब हम लोग शेयर्स के बारे में यानी अंशों के बारे में पढ़ेंगे कि अंश क्या होते हैं, अंश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग, अंशों का लेखांकन कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो लगभग चैप्टर का आधा हिस्सा हम लोगों ने खत्म कर दिया है, बट अभी भी आधा हिस्सा बचा हुआ है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि लेक्चर काफी लंबा जा रहा है, तो एक काम करते हैं, इस चैप्टर को दो हिस्सों में कर लेते हैं। एक हिस्से में हमने सारा का सारा शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी को खत्म किया है और दूसरे लेक्चर में हम लोग अंश यानी शेयर्स को खत्म करेंगे। शेयर्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, लेखांकन व्यवहार कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे दूसरे लेक्चर में। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। और हमने जैसा कि कहा कि 40% लोग अनसब्सक्राइब लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास लेकर के भी आने वाले हैं। तो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंच पाएगा जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से अगर करनी है तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में बहुत जल्द अगले क्लास में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।